हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो आज क्लास 9th में बायोलॉजी में हमारा चल रहा है चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोशिका वगैरह के बारे में देख लिया था, कोशिका की कुछ खोज, लैंडमार्क वगैरह देख लिए थे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। जो हमारे जीव है कोशिका संख्या के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड है, तो आंसर है कि हमारे जीव कोशिका संख्या के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड हैं। कितने पार्ट में डिवाइड हैं? 2। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं देखिए। सबसे पहले आपका आएगा क्या, एक कोशिकीय जीव। क्या आता है? एक कोशिकीय जीव। देखिए यहाँ पर एक कोशिकीय जीव को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा आपका आएगा बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ऐसे जीव जिसके अंदर सिंगल सेल पाई जाती है, केवल एक सेल पाई जाएगी, उसको बोलते हैं हम क्या? एक कोशिकीय जीव। और ऐसे जीव जिसके अंदर एक से बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है? सेल पाई जाती है, उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। अब आप कहेंगे सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो एक ही सेल का हो और खाता भी उसी से हो, सांस भी उसी से लेता हो, पाचन भी उसी से करता हो, परिवहन भी उसी से करता हो, ब्लड का इधर से उधर सब एक ही सेल से करता है? तो आंसर है यस। ना उसमें हाथ होगा, ना पैर होगा, कुछ नहीं होगा, केवल क्या होता है? एक सिंगल सेल होती है। और ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको एक नहीं 4-4, 5-5 एग्जाम्पल दूंगा। तो सबसे पहले आपका एक एग्जाम्पल होता है क्या? अमीबा। दूसरा यूग्लिना, बैक्टीरिया, पैरामीशियम आदि। ये आपके एग्जाम्पल होते हैं किसके? एक कोशिकीय जीव के। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये आपके पास जो डायग्राम दिख रहा है ये अमीबा है। क्या है? अमीबा। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपका अमीबा। अमीबा के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या? यूग्लिना। और ये है आपके पास क्या? पैरामीशियम। तो यूग्लिना और पैरामीशियम आपको दिख रहे होंगे बोर्ड पर, और यहाँ पर ऊपर मैंने आपको दिखाया अमीबा। ये क्या है आपके पास? अमीबा, और ये है यूग्लिना, और ये है आपका पैरामीशियम। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपके पास सिंगल सेल की स्ट्रक्चर बॉडी है वो ये है। उसके बाद आप देखेंगे ऐसे बहुकोशिकीय जीव। बहु कौन सी बहु? वो वाली बहु नहीं, बहु का मतलब बहुत सारे। तो बहुकोशिकीय का मतलब है बहुकोशिकीय जीव, ऐसे जीव जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। आप कहेंगे हम, बिल्कुल सही, हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। हम, मनुष्य आ गया उसमें, पादप यानी कि पेड़ पौधे आ गए, जंतु आ गए आदि, हम सब क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं एक नए टॉपिक पे, देखेंगे नया टॉपिक। इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, केंद्रक की जटिलता के आधार पर कोशिका के प्रकार। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास केंद्रक है उसकी जटिलता के आधार पर कोशिका के प्रकार देखेंगे। तो केंद्रक की जटिलता के आधार पर कोशिका को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार से? 2। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। याद करने का क्या तरीका है? यू का मतलब तुम, यानी कि हम सब जो बने हैं वो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं। हमारे अंदर कौन सी सेल होती है? यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक किसके अंदर होती है? जो एल्गी वगैरह होती है उनके अंदर पाई जाती है। अब क्या क्या अंतर है हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका का अर्थ। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है पूर्व या आदि, यानी कि जिसका अभी विकास हो चुके, पहले अभी पूर्ण रूप से मतलब पूर्व में है। और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। इसका मतलब ये है कि अभी इनके अंदर केंद्रक का विकास नहीं हुआ, पूर्व अवस्था में है अपनी। मतलब कि जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उसके अंदर एक सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाएगा। सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाएगा किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक कोशिका के। अगर मैं आपसे परिभाषा पूछूं तो आप सिंपल बोलना कि प्रोकैरियोटिक का मतलब जिनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी कि सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक। और ऐसी कोशिका जिनके अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक
कोशिका। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनमें केंद्रक पदार्थ के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तीसरा क्या होता है? एक केंद्रक डीएनए का बना होता है जिनमें प्रोटीन नहीं होता। देखिए इनका जो न्यूक्लियस है जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ वो बना तो डीएनए का होगा। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। बना तो डीएनए का है लेकिन इनके अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता और ऐसे को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड्स। नेक्स्ट, हिस्टोन नहीं पाया जाता। इनके अंदर एक प्रोटीन होता है, ये गुणसूत्र का महत्वपूर्ण घटक होता है प्रोटीन, जिसका नाम होता है हिस्टोन। पढ़ेंगे आप आगे। तो इनमें प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, इनके अंदर संरचना होती है सेल के अंदर, अभी हम संरचना पढ़ेंगे कोशिकांग में। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी काय, लाइसोसोम भी नहीं पाए जाते, यानी कि ये भी इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। अब इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं? आप पूछोगे कि प्रोकैरियोटिक के कौन कौन से एग्जाम्पल है, अगर हमें देखना है तो इसका एग्जाम्पल होता है आपके बैक्टीरिया, जितने क्या होते हैं? जीवाणु। दूसरा, नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी? यूकैरियोटिक कोशिका की। तो जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसकी जटिल संरचना वाली कोशिका है। इस कोशिका की संरचना कैसी पाई जाएगी? जटिल। दूसरा, इनके अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि इनके अंदर क्या पाया जाएगा? सुविकसित केंद्रक। उसके बाद केंद्रक डीएनए व क्षारीय प्रोटीन्स का बना होता है। जो केंद्रक है वो भी किसका बना होगा? डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसमें भी डीएनए का बना होता था लेकिन इनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता था। इसमें डीएनए का बना होगा और क्षारीय प्रोटीन्स का बना होगा। तो बेसिक इसके अंदर क्या मिलते हैं? प्रोटीन पाए जाएंगे यूकैरियोटिक में। उसके बाद चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती थी, यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। क्या क्या इनके काम होते हैं आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। एक 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 क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, आपके सेल वॉल, सब के स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी काय आदि कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो इसके अंदर उपस्थित होते हैं जो कोशिकांग होते हैं और उसके अंदर क्या होते थे? एब्सेंट। उसके बाद इसके उदाहरण है यूकैरियोटिक के जंतु, पादप, कवक आदि। ये सब आपके उदाहरण हैं किसके? यूकैरियोटिक कोशिका के। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोशिका का आकार व आकृति। अब हम देखेंगे क्या कोशिका गोलाकार होती है सारी? आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कोशिका मधुमक्खी के छत्ते के जैसी दिखाई दी आपको, क्या ऐसी होती है सभी? तो आंसर है नो। सभी कोशिकाएं, सभी बॉडी की, सभी ऑर्गेनिज्म की कोशिकाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो किस किस की? एक ही बॉडी के अंदर बहुत सारी अलग अलग शेप की कोशिकाएं हो सकती है। जैसे मैं कुछ कोशिका के शेप की बात करता हूं, आप यहां पर देखेंगे, मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया हुआ है। देखिए मैं हट जाता हूं इसमें से, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो आपकी मसल सेल है। मसल सेल्स का मतलब जो आपकी मांसपेशियां हैं उसकी जो सेल होती है वो स्पिंडल टाइप में होती है। स्पिंडल टाइप का मतलब एक साइड, दोनों साइड से किनारे और बीच में से क्या होती है? मोटी। तो इस शेप को बोलते हैं स्पिंडल शेप। क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप। लिख लेना चाहे तो इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप, SPINDLE। स्पिंडल शेप में पाई जाती है। उसके बाद आप देखेंगे जो ओवम है वो आपकी सर्कुलर शेप में पाई गई। कैसे शेप में? सर्कुलर। ओवम मतलब अंडाणु, किस में पाया जाता है? महिला में। अंडाणु किस में पाया जाता है? महिला में। किस शेप की पाई गई? स्पेरिकल, या आप लिख सकते हैं सर्कुलर। तो स्पेरिकल लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो किस में क्या पाई जाती है? स्पेरिकल। उसके बाद आप देखेंगे आपकी नर्व के अंदर जो मस्तिष्क है उसके अंदर इस तरह की सेल पाई जाती है, इसको बोलते हैं नर्व सेल। नर्व सेल या दूसरा नाम होता है इसका न्यूरॉन। नर्व सेल भी बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं न्यूरॉन। क्या बोल सकते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ पाई जाती है? आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ पाई जाएगी? फाउंड यानी कि पाई जाएगी इन ब्रेन, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में, एंड स्पाइनल कॉर्ड में।
यहाँ पर ये पाई जाएगी। ठीक है, ये ब्रांच सेल होती है और इसकी शेप एलोंगेटेड होती है। कैसी होती है? एलोंगेटेड। ये देखिए किस टाइप में होती है? ब्रांच सेल। ठीक है, कैसी है? ब्रांच शेप और एलोंगेटेड शेप। तो आप लिख सकते हैं इसकी शेप एलोंगेटेड शेप। उसके बाद बात करते हैं हम क्या, उसके बाद बात करते हैं आपकी ब्लड सेल। आपको दिखाई दे रही होगी ये साइज किसका है? ये साइज है आपका ब्लड सेल का। उसके बाद आपकी देखेंगे बोन सेल इस तरह की पाई जाएंगी और स्पर्म सेल इस तरह की। जो स्पर्म है इस तरह का पाया जाता है। आगे इसके क्या होती है? एक टैल होती है जिसको बोलते हैं पूंछ। क्या बोलते हैं? पूंछ। स्पर्म को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। महिला होती है उसके अंदर पाया जाता है ओवम यानी कि अंडाणु। पुरुष के अंदर पाया जाता है शुक्राणु। और ये आपकी फैट सेल होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम में कि जो आपकी सेल होती है, सेल का साइज अलग अलग है। सभी सेल का साइज क्या है? अलग अलग। उसके बाद देखेंगे कि जो सेल है उसका साइज, वहाँ पर शेप अलग अलग थी, अब देखेंगे साइज ऑफ सेल। क्या सभी सेल का साइज एक जैसा होता है? आंसर इज नो। सभी सेल का साइज एक जैसा नहीं होता, सेल का साइज अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं सबसे छोटी लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का मतलब सबसे छोटी लिविंग यानी कि जीवित कोशिका। हिंदी में आप लिख सकते हैं अगर लिखना है सबसे छोटी जीवित कोशिका। एक का लिख देता हूं, बाकी का आपको खुद लिखना है। सबसे छोटी जीवित कोशिका अगर पूछी जाए तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है क्या? माइकोप्लाज्म। क्या होता है? माइकोप्लाज्म। तो माइकोप्लाज्म जो एक बैक्टीरिया है, देखिए इस तरह से आपका माइकोप्लाज्म पाया जाता है। यह है आपका माइकोप्लाज्म। और इसकी अगर आप किसकी बात करते हैं? सेल की, तो इसकी सेल इस तरह से आएगी। ये किसकी सेल है? माइकोप्लाज्म की। तो आप देख सकते हैं दुनिया में जो सबसे लिविंग सेल है, कैसी? सबसे छोटी जो लिविंग सेल है वो किसकी है? माइकोप्लाज्म की। अब पूछोगे माइकोप्लाज्म क्या होता है? तो माइकोप्लाज्म एक तरह का बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया। इसका दूसरा नाम PPLO भी होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? PPLO। उसके बाद अगर पूछी जाए लार्जेस्ट लिविंग सेल यानी कि सबसे बड़ी जीवित कोशिका, सबसे बड़ी जीवित कोशिका, तो आंसर आएगा ऑस्ट्रिच एग। जो आपका ऑस्ट्रिच नामक पक्षी होता है, इस तरह से देखिए ये ऑस्ट्रिच है। इसका अंडा, इसकी जो सेल होती है उस सेल की लंबाई आप देख सकते हैं 15 से 18 सेंटीमीटर। आपके एक स्केल के बराबर तक कोशिका पाई जाती है किसकी? ऑस्ट्रिच एग की। उसके बाद लॉन्गेस्ट लिविंग सेल, सबसे लंबी जो जीवित कोशिका है। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है? लंबी। क्या है? लंबी। और ये सबसे बड़ी, दोनों में अंतर होता है, लंबी और बड़ी। लंबी, सबसे लंबी जीवित कोशिका किसकी होती है? आपकी नर्व सेल। ये कौन सी है? अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, ये है आपकी नर्व सेल। तो सबसे लंबी जीवित कोशिका क्या होती है? नर्व सेल। अब क्वेश्चन पूछा जाए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है कॉपी में। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, जो आपका मनुष्य है उसके अंदर सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? तो महिलाओं के अंदर पाया जाने वाला अंडाणु। जो अंडाणु है वो सबसे बड़ी क्या है आपके पास? कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका होती है पुरुषों के अंदर पाए जाने वाला स्पर्म यानी कि शुक्राणु। कहाँ होता है? देखिए ये आपका क्या है? ये दिख रहा है यहाँ पर आपका स्पर्म और ये दिख रहा है आपका ओवम। तो सबसे बड़ी क्या होती है? ओवम। और सबसे छोटी मनुष्य के अंदर क्या होती है? क्या होती है? शुक्राणु। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सेल है उसका शेप और साइज अलग अलग हो सकता है। चलिए फिर इससे बाद की क्लास को हम आगे स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।